तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रिया और काल। क्रिया किसे कहते हैं? बेटा, किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जो भी किसी भी कार्य का होना या करना बताता है वो हमारा क्या है? क्रिया। ठीक। अब होना या करना का मतलब है, जैसे आप सोते हैं, सोना, खाना पीना, रोना, ठीक है, टहलना। अब सोना भी आपके क्रिया में ही आता है। लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? क्रियाएं हैं, और ये आपके हाथ में है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, जैसे बारिश का होना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, लेकिन वो चीज़ हो तो रही है। तो किसी भी कार्य का होना या करना आपका क्रिया कहलाता है। अब इसके आप भेद जानिए। पहले आप धातु जान लीजिए। धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप होता है, जिससे जिससे क्रियाएं बनी हैं, मूल रूप, वो धातु कहलाता है। अब धातु के साथ प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे पढ़ शब्द है, पढ़ जो है आपका शब्द है, पढ़ आपका धातु कहलाएगा। अब इसी में पढ़ में ही आप कैसे बना देते हैं? पढ़ना बना देते हैं, पढ़ता बना देते हैं, पढ़ूंगा, पढ़ा, पढ़ो, पढ़िए, पढ़ेगा। इस तरीके आपने क्या कर दिया? क्रियाएं शब्द बना दी। लेकिन एक्चुअल जो वर्ड था वो क्या था? पढ़। तो पढ़ आपका धातु कहलाएगा। ठीक है। अब उसमें आपने प्रत्यय लगाए, अन्य क्रियाएं शब्द बनाई, तो वो क्रियाएं कहलाई। ये आपका हो गया क्रिया। अब क्रियाओं के भेद। क्रियाओं को भी ना हम दो भागों में बांटते हैं, मतलब दो तरीके से बांटते हैं। कैसे? एक तो बांटते हैं कर्म के आधार पर, और दूसरा बांटते हैं संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो बांटा जाता है उसमें हम दो भागों में बांटते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। मैंने आप पहले सकर्मक लिखा है, फिर अकर्मक लिखा है, तो पहले सकर्मक ही जान लेते हैं। बेटा, जहाँ पर आपने देखा कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म पाया जाता है, अब कर्म क्या है? वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कर्म, जब आप देखते हैं कि कोई अगर आपका वाक्य दिया है, उस वाक्य में आपको पता चले कि आखिर में ये जो क्रिया हो रही है किस पर हो रही है, किस पर हो रही है, तो वो आपके क्या होंगे? कर्म होंगे। जैसे आपने कहा कि यतिन आम खा रहा है। अब खा रहा है क्रिया है, लेकिन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। ठीक है, तो कर्म मिला। तो जहाँ पर कर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा? सकर्मक होगा। या आपने कहा कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर आपको कर्म दिखेगा वो सकर्मक होंगी, और जहाँ पर आपको कर्म नहीं मिलेगा, मतलब जिस क्रिया का फल, जहाँ जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आपको कोई ऐसी चीज़ पता ना चल पाए कि क्या। जैसे रिया नाच रही है, तो रिया नाच रही है, रिया संज्ञा शब्द हो गया, नाचना उसका क्रिया हो गया, लेकिन किस गाने पर नाच रही है, क्या कर रही है, हमें नहीं पता। ठीक है। यह आपने कहा कि बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है, बच्चा किस बात पे रो रहा है? खिलौनों के लिए रो रहा है, भूख के कारण रो रहा है, किसी ने मारा है, किसी ने डांटा है, किसी ने उसका खिलौना छीन लिया, हमें नहीं पता। बच्चा रोता है, तो बच्चा आपका संज्ञा शब्द हो गया, रोना उसका क्रिया हो गया, तो ये आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब इसमें पहचान के लिए क्या होता है? ये नोट है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर, ध्यान से समझिएगा, क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्रश्न बनाइएगा। ये तीनों चीज़ें लगाकर प्रश्न बनाइएगा। यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्मक, तो क्रिया क्या है? अकर्मक होगी। और अगर उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक होगी। ठीक है। और दूसरी चीज़,
कुछ क्रियाएं जो होती हैं सदैव अकर्मक होती हैं, मतलब हमेशा ही अकर्मक होंगी, जैसे रोना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, तैरना, भागना, रूठना, उठना, सोना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमेशा अकर्मक कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो अकर्मक और सकर्मक। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है। सकर्मक क्रियाएं भी ना दो प्रकार की होती हैं। सकर्मक भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब एकर्मक क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग किया जाए उसे एकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि यतिन आम खा रहा है, तो आम एक ही तो कर्म मिला। या दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार हमें एक ही तो कर्म मिला, तो ये एकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा है हमारा द्विकर्मक, नाम से ही पता चल रहा है कि दो कर्म आएंगे। जैसे माँ बच्चों को आम दे रही है, माँ बच्चों को आम दे रही है। अब आम देना क्या है, क्रिया है, लेकिन क्या दे रही है, आम दे रही है। और किसे दे रही है, बच्चों को दे रही है। तो दो आपको मिल गए ना कर्म आपको दो मिल गए, तो द्विकर्मक हो गए। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, दादाजी दादी को खबरें सुना रहे हैं। अब सुनाना आपका क्रिया हो गया, क्या हुआ, सुनाना आपका क्रिया हो गया, लेकिन क्या सुना रहे हैं, खबरें सुना रहे हैं। किसे सुना रहे हैं, दादी को सुना रहे हैं। तो दो आपके क्या हो गए, दो कर्म आ गए। इसीलिए ये द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्लियर हो गया? तो आपका क्रिया भी हो गया। अब संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं, उसको बांटा जाता है। कौन कौन से? संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो एक एक करके जान लेते हैं। चलिए, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? बेटा, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, इसको आप सरल वाक्य भी कह सकते हैं। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कहा, मैंने परीक्षा दी, या सोनू फल लाया, तो मैंने परीक्षा दी क्या है, क्रिया है, एक ही क्रिया आई। सोनू फल लाया, लाया आपका एक ही क्रिया है। तो सामान्य में केवल एक क्रिया आएगी। संयुक्त, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, कंपाउंड वर्ब। तो जहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, एक मुख्य क्रिया होगी और एक सहायक क्रिया होगी, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं परीक्षा दे चुका, अब देना एक क्रिया है, चुका दूसरी क्रिया है। विभा गाना गा रही है, गाना एक क्रिया है, रही है दूसरी क्रिया है। जहाँ आप देखेंगे ना कि दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक वाक्य बना रही हैं, मतलब एक मुख्य क्रिया है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और होता क्या है कि संयुक्त क्रिया में अन्य क्रियाएं, जो भी दूसरी क्रियाएं हैं ना, मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता ला देती हैं। जैसे आपने एक और अन्य अगर उदाहरण देखें, आपने कहा कि बच्चा दूध पी चुका, पीना अलग है, चुका अलग है। अतिथि जाना चाहते हैं, तो जाना अलग बात है, चाहते हैं अलग बात है। दो अलग अलग क्रियाएं हैं ना, तो दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक वाक्य बना रही हैं, तो ये आपका हो गया संयुक्त क्रिया। फिर है हमारा तीसरा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है, ध्यान से समझना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि इसके लास्ट में ना लगा होता है। जैसे हथियाना, बतियाना, झुठलाना, शर्माना, लजाना, फिरमाना, टकराना, गठियाना, ये सारे शब्द। जैसे संज्ञा शब्द है ना, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन आपने नाम धातु बनाया, हथियाना कर दिया,
बात आपका संज्ञा है, आपने बतियाना कर दिया। लज्जा आपका क्या है, संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा है, आपने लजाना कर दिया। सर्वनाम से भी बनता है, जैसे अपना है, अपनापन, अपनाना हो गया। क्लियर हो रहा है ना। विशेषण शब्द है, जैसे गर्म है, आपने गर्माना बोल दिया। 60 विशेषण है, आपने सठियाना बोल दिया। तो आपके नाम धातु में क्या होगा, ना लगा होगा, ना प्रत्यय लगा होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, जैसे प्रेरणा, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरणा मिल रही है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, मतलब खुद कार्य नहीं कर रहा है कर्ता, स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैं खुद काम ना करूं और मैं आपसे कहूं कि आप इस काम को करिए, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे मैंने कहा कि माँ ने माली से पौधे लगवाए। अब माँ ने क्या किया, खुद नहीं लगाया, माली से काम करवाया। ठीक है, स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे। तो माँ ने माली से पौधे लगवाए, तो लगवाए शब्द क्रिया है ना, पौधे लगवाए तो क्रिया शब्द है। तो ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक, नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाएं। स्नेहा ने नौकर से फल मंगवाए। अब स्नेहा ने खुद फल नहीं लेकर आई, उसने नौकर से मंगवाए। तो यहाँ पर भी स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाया, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, अब अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं तो मुख्य क्रिया से पहले, ध्यान से समझना, दो क्रियाएं आएंगी, दो क्रियाएं आएंगी ही आएंगी, दो क्रियाएं होंगी, दो क्रियाओं, उसमें मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक मतलब पहले आने वाली क्रिया। दो क्रियाएं हैं, जो पहले वाली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और इसकी भी एक पहचान है, जैसे आपने नाम धातु में ना प्रत्यय लगाया था ना, तो इसकी भी पहचान है कि धातु के साथ कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण करते हैं। धातु के साथ, मतलब धातु क्या है, जो क्रिया का मूल शब्द है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पी आपका क्या है, धातु है। कर आपने क्या किया, उसमें वो क्रिया का निर्माण कर दिया, प्रत्यय लगा दिया, पीकर सो गया। तो यहाँ पर कर आएगा या के आएगा, करके आएगा या कर आएगा। जैसे रिधिमा गृह कार्य करके खेलने गई, तो गृह कार्य पहला कार्य है, खेलना आपका दूसरा कार्य है। तो दो क्रियाओं के बीच में जो पहली वाली क्रिया होगी वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो करके आ गया, है ना। आप इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके ये क्रिया का भी सारे मैंने आपको क्रिया बता दी, क्रिया के भेद बता दिए, कर्म के आधार पर बता दिया, अकर्मक बता दिया, सकर्मक बता दिया, संरचना के आधार पर बता दिया। अब जो हम पढ़ेंगे, एकर्मक द्विकर्मक भी हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो काल। काल आप जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, अभी तक आप क्रिया पढ़े थे, किसी भी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले, उसके घटित होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो बीत गया है, मतलब भूत का मतलब है बीता हुआ, ठीक है। जो भी कार्य बीते हुए समय में हुई है, जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, और आने वाले समय में होने वाली चीज़ें वो भविष्यत काल के अंतर्गत आती हैं। तो काल भी हो गया। अब काल में जो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी सारी चीज़ें आप नहीं लिख पाएंगे। आपने अगर इतना भी लिख दिया, जैसे कोई भी अगर पद परिचय में आपको बताना है कि इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय कोई सा भी है, और आप अगर मान लीजिए काल के बारे में बता रहे हैं, अगर काल में भी आपने भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल बता दिया तो बहुत है। 3 या 4 चीज़ें अगर आप लिख देते हैं ना, तो वो बहुत मानी जाती हैं। आपको इसके भेद तो बहुत होते हैं बेटा। भूतकाल के भी आपके 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये क्या था, हमारा क्रिया और काल भी हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे, अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई भी विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब है कि इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने कहा कि गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। अब यहाँ पे अगर कोई महिला होती तो हम कहते हैं ना कि किसी का भी नाम अगर आपने बोला कि गौरी सदैव सत्य बोलती थी, तो सदैव शब्द क्या है, वो वैसा का वैसा ही रहा, बाकी चीज़ें चेंज हो गई। गांधी जी गौरी में परिवर्तित हो गए, बोलते में बोलता शब्द बोलती में परिवर्तित हो गया। तो लिंग वचन कारक के कारण जहाँ पर परिवर्तन आ जाता है वो विकारी कहलाते हैं, और जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी कहलाते हैं। तो अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब एक एक करके हम देखते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, देखो विशेषण से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विशेषण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे पहलवान अधिक खाता है, तो पहलवान अधिक खाता है, खाना उसकी क्रिया है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो अधिक खाता है। तो अधिक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, एक अन्य उदाहरण देखिए कि धावकों में नंबर 3 वाला धावक तेज दौड़ रहा है। अब तेज दौड़ रहा है उसकी क्या है? क्रिया है, और तेज उसका विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। तो जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वो आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब इसके भी भेद होते हैं। इसके भी कौन कौन से भेद हैं? 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, अब रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है? रीति का मतलब होता है ढंग। क्रिया के होने या करने की रीति का बोध कराने वाले, क्रिया के होने या करने का ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ढंग, जैसे कोई भी क्रिया अगर हो रही है तो उसके होने का ढंग पता चले। जैसे बच्चे कक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है, लेकिन एक ढंग पता चल रहा है कि वो ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। या आपसे कहा कि मेरे घर अचानक मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए आपकी क्रिया है, और उनका ढंग पता चल रहा है कि कैसे अचानक आ गए। यहाँ आपने एक अन्य उदाहरण देखिए कि आपने कहा कि मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, तो लिखना आपकी क्रिया है, लेकिन आप उसका एक ढंग बता रहे हैं कि धीरे धीरे। जहाँ पर भी क्रिया के होने का ढंग पता चले, रीति पता चले, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने या करने के समय का, अब काल का मतलब है ना समय, तो समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समय का पता चले, जैसे आपने कहा कि आज मैं घूमने जाऊंगा, तो घूमने जाऊंगा, घूमने जाना आपका क्रिया है, लेकिन आपने समय बता दिया, काल बता दिया आज। चाहे आप आज बोलिए, कल बोलिए, परसों बोलिए, अभी बोलिए, अब, जब, तब, ये सारे आपके क्या हैं? समय का बोध करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये बोलते हैं ना रात भर, दिन भर, आजकल, हमेशा, ये भी आपके काल के अंतर्गत ही आएंगे। यह अगर आपने कहा कि प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हर बार, रोज, इस तरीके के शब्द भी आपके काल के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे रोहन रात भर जागकर पढ़ता रहा, तो जागकर पढ़ता रहा क्रिया है, और उसका एक काल पता चल रहा है, समय पता चल रहा है कि वो रात भर। तो समय का जहाँ पता चलेगा वो कालवाचक में आएगा, ढंग अगर पता चलेगा तो वो रीतिवाचक में आएगा, स्थान का अगर पता चलेगा, क्रिया के होने का स्थान पता चलेगा तो वो स्थानवाचक में आएगा। जैसे आपने कहा कि आगे देखकर चलो, तो देखकर चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन आगे क्या है? स्थान है।
मेहमान अंदर बैठे हैं, तो बैठना आपका क्रिया है, लेकिन अंदर क्या है, स्थान है। तो अंदर और आगे ये सारे शब्द क्या हैं, आपके स्थानवाचक। इसके अलावा ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, दूर, निकट, पास, भीतर, ये सारे शब्द आपके स्थान में ही आएंगे। इसके अलावा दिशा बोधक जो होते हैं, जैसे इधर उधर, दाएं बाएं, आमने सामने, चारों ओर, उस ओर, ये भी आपके स्थान में ही आएंगे। अगला है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में वैसे मैंने आपको विशेषण में बताया था, जिसमें मात्रा का पता चले। तो यहाँ पर भी क्रिया की मात्रा का पता चलेगा। क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं ना, तो क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा का पता चलेगा। जैसे आपने कहा कि खूब खेलो अच्छी सेहत होगी, या सेहत अच्छी रहेगी। तो खूब खेलो, खेलने की मात्रा बता रहे हैं कि खूब खेलो। खेलना आपकी क्रिया है, ध्यान से समझिएगा। खेलना आपकी क्रिया और खेलने की हम मात्रा बता रहे हैं, खूब खेलो। या हमने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, बोलना क्रिया है और उसकी हम मात्रा बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही। तो ये परिमाणवाचक में आ गया। ठीक है, अब हमारा अंतिम जो है वो है क्या, ये हाँ सारे हो गए, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण हमारे हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला हम पढ़ेंगे, जो अव्यय हमें पढ़ना है वो है संबंध बोधक। अब संबंध बोधक में क्या होता है, वे अविकारी शब्द, ध्यान से समझना, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध, मतलब जो दो वाक्य होंगे, ध्यान से समझना, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्य में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम आया होगा। ठीक है, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कुत्ता हिरन के पीछे भाग रहा है। अब हिरन के पीछे भाग रहा है, यहाँ पर क्या है कि जो, और दूसरा उदाहरण देखो, घर के पास नदी है। अब यहाँ पे आपने देखा ना, के पीछे और के पास संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनका संबंध क्या कर रहा है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहा है। अब घर के पास नदी है, घर और नदी से संबंध जोड़ रहा है कौन सा शब्द, के पास। हिरन और भागना, भाग रहा है से संबंध जोड़ा है क्या, के पीछे। तो ये हमारे संबंध बोधक है। एक चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये कि संबंध बोधक में क्या होता है, हमेशा किसी ना किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बाद हमेशा ये प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक, संज्ञा शब्द आएगा ही आएगा। और संबंध बोधक, दूसरी चीज़ जो ध्यान देनी है, संबंध बोधक शब्दों से पूर्व, उससे पहले क्या होगा, प्रायः किसी ना किसी विभक्ति का प्रयोग अवश्य होता है। विभक्ति आप जानते हैं ना, का, की, के, में, पर, इस तरीके का। और कभी कभी कुछ संबंध बोधक बिना विभक्ति के भी प्रयोग होते हैं, ये एक्सेप्शनल है, ये अपवाद है। जैसे आपसे कहा कि महाभारत युद्ध में कौरव भाई बंधु सहित मारे गए। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं आया ना, के पीछे, के पास, के कारण, के द्वारा, के जरिए, के लिए, है ना, के निमित्त, के की जगह, की तुलना में, की अपेक्षा, के कारण, कुछ नहीं आया। तो ऐसा आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शनल होते हैं। शत्रु ने पीठ पीछे वार किया। अब यहाँ पे भी संबंध बोधक है इस वाक्य में, शत्रु ने पीठ पीछे वार किया। तो शत्रु और पीठ पीछे वार करना आपके दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हमने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना विभक्ति के प्रयुक्त हुआ है। संबंध बोधक है यहाँ पे भी, पीठ पीछे। ठीक है, तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भी अंतर होता है। आप इसको क्रिया विशेषण में जोड़ मत दीजिएगा। कैसे नहीं जोड़ देना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूप से प्रयुक्त होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और अगर जब क्रिया की विशेषता का बताने का कार्य करते हैं तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। उदाहरण देखो, जैसे आपने सामने शब्द है, सामने, ठीक है, सामने शब्द है। अब क्रिया विशेषण के रूप में अगर आप प्रयोग करेंगे तो क्रिया की विशेषता बताएंगे ना। सामने खड़े रहो, खड़े रहना आपका क्या है, क्रिया है, और आपने सामने शब्द को जब प्रयुक्त कर दिया तो वो क्रिया विशेषण हो गया।
लेकिन जब संबंध बोधक के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? घर के सामने कोई खड़ा है, तो घर और कोई खड़ा है, इस दोनों को आपने आपस में के सामने से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे एक और अन्य उदाहरण देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तेज, वह तेज चलता है, तो चलना उसकी क्रिया है। आपने बोला कि तेज चलता है, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर आपने कहा कि खरगोश कछुए से तेज चलता है, तो यहाँ पे खरगोश कछुए का संबंध आप चलने से बता रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, से तेज आ गया, तो यह आपका क्या हो गया? संबंध बोधक। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। मतलब चाहे वो दो शब्दों को जोड़ें, चाहे वो दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ें, जो दो आपस में जोड़ता है शब्दों को या वाक्यों को, तो वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे आपने कहा ना, और, तथा, क्योंकि, परंतु, ताकि, इसलिए, इस तरीके के शब्द। अन्यथा, ठीक है, लेकिन, मगर, किंतु, नहीं तो, इसलिए, इस तरीके के शब्द ये आपस में क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं और तुम, तो दो शब्द थे ना, मैं और तुम, उसको आपस में और से जोड़ दिया। या आपने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी, कल मैं विद्यालय नहीं गया, या दो अलग अलग वाक्य, लेकिन आपने क्योंकि से वाक्य को जोड़ा। तो जिन शब्दों से आप क्या करते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और कौन कौन से? और, तथा, क्योंकि, परंतु, अन्यथा, ठीक है, इस तरीके के। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक में क्या होता है बेटा? जब हम मन के विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं और जो शब्द निकलते हैं मुख से, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। मतलब मन के जो भी आपके भाव हैं, चाहे वो विस्मय बोधक हैं, हर्ष बोधक हैं, शोक बोधक हैं, या घृणा बोधक हैं, भय बोधक हैं, स्वीकृति, आशीर्वाद, क्रोध, चेतावनी, संबोधन, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी आपके मनोभाव हैं, मन के भाव हैं, अचानक से निकले, ठीक है, तो वो आपके विस्मयादि बोधक हैं। दूसरा इसमें जो आपको ध्यान देना है वो क्या देना है कि विस्मयादि बोधक का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये हमेशा वाक्य के आरंभ में आते हैं, पहली चीज। दूसरा, इनका जो स्वरूप होता है सदा एक सा रहता है। तीसरा, ये मन में उठने वाले विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं। और चौथा, इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, वाक्य से नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि वाह क्या छक्का लगाया है, या हुर्रे मैं मैच जीत गया, या आपने कहा ओह इतना बड़ा सांप, तो ये वाह, हुर्रे, ओह, ये क्या है? हर्ष और भय, खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो जहाँ पर इनके अलावा आप मन के अन्य भावों को भी प्रकट कर सकते हैं। क्रोध भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, घृणा, ग्लानि, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी प्रकट करने वाले शब्द हैं, ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आएंगे। क्लियर हो गया ना? अब अगर जो हमें अगला पढ़ना है वो है निपात। अब निपात क्या होता है? निपात में जानिए कि इनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, इनको पार्टिकल भी कहते हैं, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ किया जाता है, और जिससे अर्थ में विशेष बल आ जाता है। जिससे क्या होता है? विशेष बल आ जाता है अर्थ में। मतलब यहाँ पर आप जोर देते हैं। जोर का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि माँ मुझे अपनी गुड़िया के लिए लाल रंग की फ्रॉक ही चाहिए, लाल फ्रॉक नहीं चाहिए, लाल फ्रॉक ही चाहिए। यहाँ पर आप जोर दे रहे हैं ही शब्द से। दूसरा, आपने कहा कि माँ ने फिर उसका जवाब दिया कि पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लो, फिर यह भी बना दूंगी, यह भी बना दूंगी, यह बना दूंगी नहीं, यह भी बना दूंगी। प्रेशर दिया है। तो जहाँ पर एक विशेष बल दिया जाए,
जिन शब्दों से विशेष बल दिया जाए वो आपके क्या होते हैं, निपात। वो आपके क्या होते हैं, निपात। जैसे भी, ही, तो, सा या मात्र, तक, भर, ये सारे शब्द आपके निपात हैं। जैसे आपने कहा ना, उसने फ़ोन तक नहीं किया, तक, तो आपका ये निपात है। आज रात भर वर्षा होती रही, भर, निपात है। चाहे हितन खेलता अधिक है परंतु पढ़ता तो है, तो है, तो शब्द आपका निपात है। इस तरीके से आपने जाना कि हमारा ये सारे अव्यय अविकारी शब्दों को हमने एक एक करके पढ़ा। क्रिया विशेषण, उसके भेद देखे, संबंध बोधक देखा, समुच्चय बोधक देखा, विस्मयादि बोधक और निपात। इस तरह हमारी सारी चीज़ें हो गई। हमने अविकारी को पढ़ लिया, है ना। फिर हमने क्रिया और काल भी पढ़ा, हमने विशेषण भी पढ़ा, हमने सर्वनाम भी पढ़ा, हमने संज्ञा भी पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपकी किस में काम आती हैं, पद परिचय में। तो पद परिचय अब हम करना सीखेंगे। एक एक करके हम देखेंगे कि कोई भी एक वाक्य है, उस वाक्य में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्या है। तो बेटा इतना आपको समझ में आया होगा, आशा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हम आगे अब पद परिचय को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।